हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमिया। सबसे पहले हम कोट देख लेते हैं। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। सिंपल सा मतलब इसका, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। दरअसल जब आप कोई चीज को अचीव करना चाहते हो या कोई चीज या किसी चीज को आप अपना गोल बनाना चाहते हो, तो आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जर्नी में ये जो जितने फेलियर्स आप देखते हो, सेटबैक देखते हो, ये आपको एक एक्सपीरियंस देते हैं, एक लर्निंग देते हैं, जिसकी हेल्प से फिर आप अपने गोल को अचीव कर पाते हो। आप आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने कोई मॉक दिया होगा जिसमें आपको अच्छे नंबर नहीं आए, पर आप ये देखिए कि इससे आपको पता चला कि कौन सा एरिया आपका वीक है, किस एरिया में आपको ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता है, कौन सा एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है जिसमें आप कंफर्टेबल हो सकते हो। तो जब भी ऐसे सेटबैक्स या फेलियर से जब आप उभरते हो, तो ये आपका कैरेक्टर शो करता है कि आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, कि आप अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड हो, कमिटेड हो अपने एम के प्रति। और यही चाहिए, क्योंकि आप किसी बड़े ऑब्जेक्ट को अचीव करना चाहते हो, तो आपको अपने फेलियर से डील करना सीखना पड़ेगा। यही हमें इमोशनल इंटेलिजेंस में सीखने को मिलता है। बहुत से बच्चों ने अपने लास्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाला है, क्योंकि वो अपने फेलियर से ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुए, बल्कि उससे एक लर्निंग ली, उससे एक्सपीरियंस लिया। तो ये कोट हमें हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के लिए मोटिवेट करता है। अब देख लेते हैं हमारी पहली न्यूज़। पहली न्यूज़ एशियन पाम ऑयल अलायंस को लेकर है। किसने बनाया है ये? दरअसल ये 5 देशों की जो एडिबल ऑयल कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनने मिलकर ये अलायंस बनाया है। अब इस अलायंस में जो इंडस्ट्री है, वो किस-किस देश को बिलॉन्ग करती है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो इन सारी कंट्रीज़ में एक ही चीज़ कॉमन है, ये पाम ऑयल को इम्पोर्ट करती हैं। और अगर आप नंबर्स में देखोगे, तो 40% से ज़्यादा ये पाम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। तो एक ये बड़ा चंक जो है, वो यही कंट्री इम्पोर्ट करती है। एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ कौन है? इंडोनेशिया और मलेशिया। तो अब ये ग्रुप बनाने के बाद क्या होगा कि ये कंट्रीज अच्छे से ठीक से बार्गेन कर सकती है इन दो कंट्रीज के अगेंस्ट, और कोई भी पाम ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री के अगेंस्ट, ताकि प्राइस राइज को वो एडजस्ट कर सकें, ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस पर इंपोर्ट ना करना पड़े। और एक नेगेटिव इमेज है पाम ऑयल को लेकर कि ये हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस जो नेगेटिव परसेप्शन को भी काउंटर करना इस अलायंस का एक एम है। अगर आप हमारे इंडिया में देखोगे कि ऑयल पम्प कहाँ का होता है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, मोस्टली आंध्र प्रदेश में ये होता है। पाम ऑयल के बारे में जान लेते हैं। ये एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जो हमें ओलिफेरा नामक पेड़ से मिलता है। इसमें विटामिन ए और विटामिन ई पाया जाता है, कोई ट्रांस फैटी एसिड नहीं होता इसमें। और एशिया जो है 40% ग्लोबल पाम ऑयल को डिमांड करता है, मतलब इम्पोर्ट करता है, जिसमें इंडिया सबसे ज़्यादा करता है। वर्ल्ड का 15% अकेले इंडिया इम्पोर्ट करता है। इंडिया में पाम ऑयल का प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलता है, सबसे ज़्यादा मोस्टली आंध्र प्रदेश में मिलता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 मिशन चला रखे हैं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम एरिया एक्सपांशन। इसके अलावा हमने एमएसपी को भी बढ़ाकर रखा है ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए। तो ये पाम ऑयल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने पाम ऑयल पर पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं इसके यूज़ को लेकर। तो जो कॉस्मेटिक होते हैं, उसमें भी पाम ऑयल का यूज़ होता है। ये 2021 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में यूपीएससी ने पूछा था। अब बात करते हैं ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में। ये किसका ऑपरेशन है? ये सीबीआई का है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है जो भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है ऑनलाइन, उसका सर्कुलेशन और स्प्रेड को रोकना। ये इसका मेन एम है, ये ऑब्जेक्टिव है इसका। और ये जो इनपुट मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? इंटरपोल की सिंगापुर की स्पेशल यूनिट से मिले हैं। इससे पहले भी सीबीआई ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन कार्बन, इन 2021, और उसमें कई स्टेट और यूनियन टेरिटरी में रेड भी मारी गई थी। इसके अलावा सीबीआई में एक स्पेशल यूनिट है, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन। 2019 में इसे बनाया गया था ताकि ऐसे मैटर्स के लिए अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में डायरेक्टली प्रीलिम्स से पूछ सकती है, किससे रिलेटेड है ये, तो हमें पता होना चाहिए। अगली जो न्यूज़ है सुरजापुरी और बज्जिका डायलॉग को लेकर है। ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल बिहार के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2 नई एकेडमिक सेटअप करी हैं। किसके लिए? सुरजापुरी और बज्जिका डायलैक्ट के लिए। अब ये कहाँ पाई जाती है डायलेक्ट? ये जो बज्जिका है, ये नॉर्थ बिहार में पाई जाती है। जितना वैशाली, मुजफ्फरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, समस्तीपुर, ये यहाँ पर बज्जिका डायलेक्ट बोली जाती है। सुरजापुरी बोली जाती है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के आसपास, सीमांचल इलाके में, नॉर्थ ईस्ट बिहार में। तो जो सुरजापुरी है, वो मेनली किसका मिक्सअप है? ये
बांग्ला, उर्दू और हिंदी का मिक्सअप है। और जो बज्जिका है वो किसका मिक्सअप है? हिंदी और मैथिली का। तो यूपीएससी जनरली लैंग्वेज और डायलेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछती रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर डायलेक्ट किस स्टेट की है और ये किसका मिक्सअप है और कहाँ बोली जाती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज हरिजन सेवक संघ के ऊपर है। दरअसल क्या हुआ, इसका 19th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। इसे हम ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के रूप में जानते हैं। दरअसल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे लीडर्स ने सेटअप किए हैं फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, जो अम्बेडकर जी ने किया, जो गांधी जी ने किया, वो दरअसल यूपीएससी अक्सर उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रही है। तो हमें इन इंस्टीट्यूट का, इन सेटअप का अच्छे से याद होना चाहिए कि कब बने थे, इनका मेन एम क्या है। तो इसे बनाया किसने था? महात्मा गांधी ने 1932 में बनाया था। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो मेन एम है कि अनटचेबिलिटी को हमारी सोसाइटी से रिमूव करना। और जो इसके पहले प्रेसिडेंट है वो जीडी बिरला है। और अभी इसकी एक्टिविटीज देखें तो जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय है फॉर गर्ल्स, ये इन्होंने अपने आश्रम में खुलवाए हैं और 20 और ऐसे आश्रम ये स्कूल रन कर रहे हैं। अगली न्यूज थमीराबरानी रिवर के ऊपर है। ये तमिलनाडु में पाई जाती है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके ऊपर वैगी रिवर है, पेरियार रिवर है, कावेरी है। तो पर अभी हम थमीराबरानी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। दरअसल तिरुनेलवेली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने बेंगलुरु की एक अत्रि ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उस प्रोजेक्ट का नाम है तमीरा सेल्स। इस प्रोजेक्ट का मेन एम ये है कि जो हमारी थमीराबरानी जो रिवर है उसको हमें रिस्टोर करना है। इसके इकोलॉजिकल और कल्चरल एस्पेक्ट है। क्योंकि इकोलॉजिकल इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे स्पीशीज हैं जो इस नदी के आसपास पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ये साउथ एशिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर भी है। और इस रिवर की खास बात ये है कि ये ओनली पेरेनियल रिवर है तमिलनाडु की। मतलब तमिलनाडु में सिर्फ एक ही पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर क्या होता है? ऐसी रिवर जो कि परमानेंट नेचर की हो, मतलब जो मानसून में बेस्ड नहीं हो। एफिमेरल जो रिवर होती है वो मानसून में बेस्ड होती हैं, क्योंकि उनका फ्लो तभी जब ज्यादा होता है जब मानसून होता है, जब पानी आता है। अदरवाइज जो पेरेनियल रिवर होती है वो थ्रू आउट ईयर अपना फ्लो मेंटेन रखती हैं। इसकी खास बात ये है कि ये ओरिजिनेट भी तमिलनाडु से होती है और एंड भी तमिलनाडु की होती है। मतलब ये छोटी नदी है। इसका जो ओरिजिनेशन है वो पोथिगई हिल से होता है, जो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और ये एंड कहाँ होती है? गल्फ ऑफ मन्नार में। इस रिवर के आसपास आपको नीलगिरी मार्टेन, स्लेंडर लॉरिस, व्हाइट स्पॉटेड बुश फ्रॉग, गैलेक्सी फ्रॉग, श्रीलंकन एटलस, ये सब आपको पाए जाते हैं, और ग्रेट हॉर्नबिल भी। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज नाविक से रिलेटेड है। ये हमारा क्या है? ये हमारा डोमेस्टिक नेविगेशन सिस्टम है। अभी इंडिया चाहती क्या है कि हमारे जो स्मार्टफोन जो हम यूज करते हैं उसमें आपको जो नेविगेशन सिस्टम मिलता है वो कौन सा मिलता है? जीपीएस। पर ये जीपीएस किसका है? यूएसए का है। और यूएसए में कौन इसको हैंडल करता है? यूएसए की जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो इसको हैंडल करती है। तो इंडिया चाहता है कि हमारे स्मार्टफोन्स में नाविक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। तो अब उन्होंने स्मार्टफोन कंपनीज को बोला है कि आप इस नाविक को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके दें, ताकि हम इसको इजीली एक्सेस कर पाएँ। एटलीस्ट सिविलियंस इसको सिविलियन पर्पस के लिए इजीली एक्सेस कर पाएँ। पर कंपनीज क्या चाहती है? कंपनीज का ऐसा मानना है कि इससे हमारी जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉस्ट है मोबाइल का, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी जो पब्लिक जो डिमांड करती है वो जीपीएस डिमांड करती है। पर इंडिया को एट द एंड फाइनली कभी ना कभी नाविक को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप फॉरेन कंट्री पर टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। खासकर आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है और जो जितने भी स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, वो जो डोमेस्टिक नेविगेशन सिस्टम है उसी को ही यूज़ करना चाहिए। क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन में और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में बाकी कंट्रीज आपको वो सर्विस प्रोवाइड करें ना करें, ये हमेशा आपको उस डर में रखेगा। तो इस डर को काउंटर करने के लिए हमें हमारा जो डोमेस्टिक नेविगेशन सिस्टम है उसे प्रमोट करना चाहिए, और इंडिया वही कर रहा है। अब जिस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। इसे कहते हैं आईआरएनएस, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसमें आपको 7 सैटेलाइट मिलेंगी। पहला, इसमें 3 जियो स्टेशनरी होंगी और 4 जियो सिंक्रोनस होंगी। ये कितनी हाइट पे है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये सेटअप है। इसका जो एरिया कितना है नाविक का, ये 1500 किलोमीटर के एरिया को कवर करती है। और अगर आप इसके एक्यूरेसी के बारे में देखोगे तो 20 मीटर से ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी है। तो ये 2018 में ऑपरेशनलाइज हुआ था। 1500 किलोमीटर की रेडियस है इसकी। और अदर कंट्रीज में देखें तो रशिया के पास में क्या है? ग्लोनास है। चाइना के पास में क्या है? बीडू है। तो इंडिया के पास में भी ऐसे नाविक है, जिसको अब इंडिया प्रमोट करना चाहता है। और वाई इज इंडिया प्रमोटिंग नाविक? मैंने आपको बताया कि फॉरेन कंट्री में आप ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो। खासकर आपकी अगर सिक्योरिटी का सवाल है, नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, तो आपको अपने डोमेस्टिक नेविगेशन सिस्टम पर ही रिलाई करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन में बाकी कंट्रीज आपको ये सर्विस देने के लिए मना भी कर सकती है। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज़ है वो फ्लेक्स फ्यूल से रिलेटेड है। दरअसल टोयोटा कंपनी एक कार लॉन्च कर रही है इंडिया में, इंडिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार। इस कार की खासियत क्या है
कि ये ऐसी कार है जिसका जो इंजन होगा वो गैसोलीन पर भी चल सकेगा और साथ ही साथ गैसोलीन और एथेनॉल की ब्लेंडिंग पे भी चलेगा। आपको पता है कि हम हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए हम अच्छा खासा फॉरेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है? और जब भी प्राइस हाई हो जाती है, हमारे देश में इन्फ्लेशन, प्राइस राइज देखने को मिलती है। तो इन सबको रोकने के लिए हमें हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट है उसको कम करना पड़ेगा। तो उसको सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं? एथेनॉल से। जब एथेनॉल के पेट्रोल से ब्लेंडिंग होगी तो उससे ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी। अभी हम कितना ब्लेंड करते हैं? लगभग 10%। और 2030 तक कितने एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे हम? 20%। तो अगर हमें एथेनॉल ब्लेंडिंग और ज़्यादा बढ़ावा देना है तो हमें हमारी कार भी ऐसी ही लॉन्च करनी पड़ेगी जो एथेनॉल ब्लेंडिंग टाइप की गैसोलीन और पेट्रोल पे चल सके। तो टोयोटा ने ऐसी ही कार लॉन्च कर दी है। यूपीएससी इस फ्लेक्स फ्यूल या फिर एथेनॉल ब्लेंडिंग पे क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्लेक्स फ्यूल को E85 भी बोला जा रहा है। इसके जो गैसोलीन एथेनॉल ब्लेंड है वो कितना कंटेंट करता है? 51 से 83% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग को सपोर्ट कर रहा है ये। एसी कार आपको ब्राजील, यूएसए, कनाडा में पहले से देखने को मिल रही है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा क्या है कि जो पेट्रोल डीजल से जो कारें चलती हैं, उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में आपने देखा है कि पॉल्यूशन, एक गैस चैम्बर बन जाता है दिल्ली। तो अगर उससे हमें निजात पानी है तो ऐसे फ्लेक्स फ्यूल को हम अपना सकते हैं। इससे क्या होगा? पॉल्यूशन कम होगा, हमारी जो इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स है वो कम हो सकती हैं, फार्मर की इनकम बढ़ेगी क्योंकि एथेनॉल किससे मिलता है? शुगर केन से। अगर एथेनॉल की प्राइस बढ़ेगी तो शुगर केन के फार्मर ज़्यादा प्राइस रियलाइज कर सकते हैं। पर इसका इशू ये है कि ऐसे व्हीकल जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पे चल सके उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी, और जो इंजन में कोरोजन रिस्क देखने को मिलेगा एथेनॉल से। और जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो पेट्रोल से कम होती है एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले फ्यूल से। तो एवरेज का इशू है। इंडियंस अपने एवरेज को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। गाड़ी का ज़्यादा एवरेज नहीं देती है तो फिर मतलब ही नहीं रहता उनके चलाने का। और जो एथेनॉल प्रोडक्शन है वो क्या कंज्यूम करता है? वाटर। शुगर केन की आपको क्रिटिसिज्म पता ही है कि शुगर केन में कितना वाटर लगता है। तो अगर हम एथेनॉल ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे इसका मतलब ज़्यादा वाटर वेस्ट कर रहे हैं, और इंडिया ऑलरेडी वाटर स्केयर कंट्री है, तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। तो हमें एक मिडिल पाथ अपनाना होगा। अब चलते हैं आगे। अब अगली जो न्यूज़ है वो रोटरडैम कन्वेंशन को लेकर है। क्यों ये न्यूज़ में है? दरअसल रोटरडैम कन्वेंशन ने दो केमिकल्स को इंक्लूड किया है। पहला है आइप्रोडाइन और दूसरा है टर्बिफ्यूज। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि रोटरडैम कन्वेंशन क्या है। दरअसल ये ऐसा कन्वेंशन है जो हैजार्डस केमिकल्स के ट्रेड को रेगुलेट करता है, और जो ज़्यादा हैजार्डस केमिकल्स होते हैं उनके ट्रेड पे ये बैन भी लगाता है, ताकि ऐसे केमिकल जो इंसानों को और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए उनके ट्रेड को रेगुलेट करें या फिर बैन करें। तो ऐसे ही दो केमिकल्स हैं, आइप्रोडाइन और टर्बिफ्यूज। क्योंकि ये दोनों जो केमिकल्स हैं वो ह्यूमन और एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बहुत डेंजर है। तो अब जब भी इनका जब ट्रेड होगा तो उसके लिए प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट पीआईसी का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये क्या है? रोटरडैम कन्वेंशन का ये मेन टूल है। इसमें क्या होता है? एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती है जो ऐसे केमिकल एक्सपोर्ट कर रही है, और जो इंपोर्टिंग कंट्रीज होती हैं उनको ये एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो ये बताते हैं कि केमिकल्स कैसे हैंडल होगा, कैसे पैक होगा, कैसे उसको रिसीव करना होगा, कैसे वो यूज होगा। तो इस टाइप की जो प्रोटोकॉल होती है वो इन हैजार्डस केमिकल के ट्रेड पे यूज की जाती है, ताकि इनका स्प्रेड ना हो सके और इंसानों को और इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। तो हमने रोटरडैम कन्वेंशन के बारे में जाना। अब देखते हैं कि जो टर्बिफियस जो केमिकल है वो क्या है? वो सॉइल इंसेक्टिसाइड है, जो कि सोरगम, मेज, बीट, पोटैटोस के फॉर्म में यूज किया जाता है। और दरअसल हुआ क्या कि 2015 में अनुपम वर्मा की कमेटी बनी थी, उसने इन केमिकल्स के यूज को अलाउ भी कर रखा है। तो इंडिया में ये अलाउड है। और जो आइप्रोडाइन है, फंगिसाइड है, ये कहाँ यूज करते हैं? वाइन्स, फ्रूट, ट्रीज और वेजिटेबल्स में। और हमारे लिए चिंता वाली बात यह है कि जो टर्बिफ्यूज है उसका इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। तो ये भी हमारे लिए चिंता की बात है कि अगर इसका ट्रेड को लेकर इश्यूज हैं और ये इतना ज़्यादा हेजार्डस है तो इसके एक्सपोर्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इंडिया में इसके यूज को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज एफ गैस 100 LL के ऊपर है। ये क्या है? ये एक एविएशन फ्यूल है, और यहाँ पे 100 LL का मतलब क्या है? ऑक्टेन, लो, लीड। ज्यादा ऑक्टेन होता है तो वो जो फ्यूल होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, और इसमें लो लीड है मतलब लीड की मात्रा कम है तो ज्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाएगा। तो ये एफ गैस जो है वो एविएशन फ्यूल है जो इंडिया ने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया है। इससे पहले क्या होता था कि यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज होती थी उनसे हम ये एविएशन फ्यूल इंपोर्ट करते थे। तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है हमें फॉरेक्स खर्च करना पड़ता था, और फॉरेन कंट्रीज पर रिलाय होना ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती, हमने पहले भी देखा है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर ये एफ गैस 100 LL का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है।
इसका जो मेनली यूज है वो पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट में होगा और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में होगा। ये जो पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं ये स्मॉल इंजन होते हैं जो मोस्टली पायलट की ट्रेनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ये स्पार्क इंजन टाइप के होते हैं। तो इसलिए एफ गैस 100 LL का प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट होना डोमेस्टिकली ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात है। तो इसको कौन बना रहा है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बना रही है वडोदरा की रिफाइनरी में, गुजरात में। इसको कहाँ यूज किया जाएगा? इसको टर्बोचार्ज इंजन एयरक्राफ्ट में किया जाएगा, पिस्टन बेस्ड जो होते हैं, ताकि फ्लाइट ट्रेनिंग में इसका यूज ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके इंडिजिनियस प्रोडक्शन से क्या होगा? एक तो डिपेंडेंस कम होगी दूसरे देशों में, इंपोर्ट हमारा कम होगा और फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज ब्रॉड बिल सैंड पाइपर को लेकर है। ये पहली बार नंजरायन टैंक बर्ड सेंचुरी मिला है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये तमिलनाडु में है। ये नंजरायन टैंक बर्ड सेंचुरी पहली बार ये जो बर्ड है ये इस सेंचुरी में दिखा है। अब हमें इस बर्ड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। दरअसल ये माइग्रेटरी बर्ड है जो कहाँ पाया जाता है? नॉर्दर्न यूरोप, खासकर नॉर्डिक कंट्रीज में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन साइबेरिया। अब होता क्या है कि जब नॉन ब्रीडिंग सीजन होता है तो ये अफ्रीका, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडिया में ये दिखे जाते हैं। और इनको क्या चाहिए रहता है? सेलो वाटर्स और मड फ्लैट्स, ताकि जो इंसेक्ट होते हैं इनके ऊपर होते हैं वो फीड कर सके ये, इसलिए ये बर्ड्स यहाँ पर दिखते हैं। अब अगर यूपीएससी क्या पूछती है जनरली बर्ड्स और स्पीसीज को रिलेटेड कि वो आईयूसीएन स्टेटस क्या है उनका, तो ये लीस्ट कंसर्न है। और उसके बाद थोड़ा सा नंजरायन टैंक बर्ड सेंचुरी के बारे में जान लेते हैं। दरअसल ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक पार्ट है और एक बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की। और ये जो नंजरायन टैंक है उसको किस नाम से जानते हैं? सरकार पेरिया पलायम रिजर्वायर, जो कि तिरुपुर सिटी कुल्ली पलायम तमिलनाडु के आसपास है। इस टैंक को किसने बिल्ड किया था? किंग नंजरायन ने, जिसके नाम पर ही पड़ा है, ताकि इरिगेशन भी प्रोवाइड हो सके और खासकर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए पानी की और खाने की व्यवस्था हो सके। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं पास्ट ईयर का। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइस इज सब्जेक्ट थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन? Whosoever praises his religious sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injure his own sect very severely. तो अगर आप देखो इंस्क्रिप्शन, अब अगर इस वर्ड पे फोकस करोगे तो इंस्क्रिप्शन के लिए कौन ज्यादा मशहूर है, कौन ज्यादा फेमस है? ऑब्वियसली बात है, अशोका। और अगर आप अशोका के इंस्क्रिप्शन को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि टॉलरेंस की बात की गई है, हर धर्म के लिए रिस्पेक्ट की बात की गई है। तो इसका आंसर आप इजीली अशोका लगा सकते थे, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा इंस्टीट्यूट एक मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपको 2 डेडिकेटेड मेंटर्स मिलेंगे। एक आपका एकेडमिक मेंटर होगा और एक फॉलो अप मेंटर होगा। ये जो फॉलो अप मेंटर होगा ये आपकी स्टडी और आपके प्रोग्रेस को लगातार ट्रैक करेगा। और एक करंट अफेयर का प्रोग्राम हो रहा है हमारे इसमें जिसका नाम है समाचार वाणी। उसके अलावा फिलोसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी के ऑप्शनल क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।